वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा थर्ड यूनिट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में हमने बात की थी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है और व्हाट डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड फिजिकल टेस्टिंग। इसके साथ ही हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में भी पढ़ा था हमने, जिसके अंतर्गत हमने 4 तरह के अलग अलग मेज़रमेंट को पढ़ा था हमने। नॉमिनल मेज़रमेंट, ऑर्डिनल मेज़रमेंट, इंटरवल मेज़रमेंट एंड रेशियो मेज़रमेंट। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में बात की थी, जिसमें कि अलग अलग मेनली 5 क्लासिफिकेशंस को हमने देखा था और उसके अलग अलग सब टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। और प्रीवियस वीडियोस को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग एरर्स के बारे में। किसी भी टेस्ट को बनाने में किस तरह की त्रुटियां आ सकती हैं, किस तरह के एरर्स की संभावनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मापन में त्रुटियां। किसी भी टेस्ट को जब बनाया जाता है किसी भी तो वहाँ पर कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जो कि बहुत ही कॉमन होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं। अगर उनका हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो इस तरह के एरर से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुरसेल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने अपनी बुक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में 4 तरह के एरर्स के बारे में बतलाया है कि किसी भी टेस्ट को बनाने में 4 तरह के एरर्स आ सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत त्रुटि, सेकंड है चर त्रुटि या फिर वेरिएबल एरर, थर्ड है स्थिर त्रुटि और फोर्थ है व्याख्यात्मक त्रुटि। इसको यहाँ पर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है लेकिन ये बहुत ही इजी है। मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत ही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं इसको क्लियर करवाऊँ। और ये बिल्कुल जस्ट ऐसे ही है, और क्योंकि टेक्निकल है हमें इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है, हमें इसको ऐसे ही पढ़ना है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 इसको सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत त्रुटि के बारे में, पर्सनल एरर। यहाँ पर यह त्रुटि परीक्षक से संबंधित होती है। मापन में परीक्षक के व्यक्तिगत पूर्वधारणा, पसंद, मनोस्थिति, थकान आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सनल एरर्स क्या हो सकता है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो पर्सनल एरर रिसर्चर से जुड़ा हुआ होता है। मीन्स जो टेस्ट को बना रहा है, जो टेस्ट को डेवलप कर रहा है, उसी से रिलेटेड ये वाला एरर हो सकता है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो किसी भी चीज़ पर हम पूरा फोकस 100% फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा मूड थोड़ा डाइवर्ट होता है, हमारा मूड बहुत अच्छा या फिर बहुत ख़राब होता है, तो भी वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते अपनी चीज़ पे। या फिर अगर हम किसी भी टेस्टिंग को डेवलप कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, जिसके प्रति हम थोड़े से बायस्ड होते हैं, जिसके प्रति हमारा परसेप्शन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर इस तरह के एरर्स हमारी टेस्टिंग में आ सकते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब यही है कि हमारी टेस्टिंग पे फिर इसका या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट जरूर ही पड़ेगा। इसको साइकोलॉजिकल एरर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये परीक्षक के रिसर्चर से ही ये जुड़ा हुआ एरर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चर त्रुटि या फिर वेरिएबल त्रुटि। इसको देख लेते हैं। यह त्रुटियां परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों से संबंधित होती हैं। कई बार परीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों में अस्पष्टता, संयोग के कारण उत्तरों का सही होना, परीक्षक स्थिति में अंतर के कारण त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार परीक्षार्थी की मानसिक स्थिति, थकान, चिंता, शारीरिक कष्ट के कारण भी मापन में त्रुटि हो सकती है। और भौतिक विज्ञान में भी इस तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इस तरह के एरर्स ज़्यादा देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे मेनली सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वेरिएबल एरर होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। मीन्स जिस पर भी ये टेस्टिंग को किया जा रहा है, अप्लाई करके डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर इस तरह का एरर हो सकता है। जैसे
अगर हम सिंपली एग्ज़ाम की बात करें, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लें, अगर वहाँ पर कोई किसी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है और ज़्यादातर उसने मीन्स एक तरह से तुक्का लगाया हुआ है, मीन्स उसको बिल्कुल नहीं पता है सही आंसर कौन सा है, लेकिन तुक्का ज़्यादातर आंसर्स में उसने तुक्का लगाया हुआ है और बाय चांस अगर उसका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये संयोग से ये चीज़ हुई है, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं, जैसे अगर किसी भी टेस्टिंग को जब डेवलप किया जा रहा होता है और जब उसको अप्लाई किया जा रहा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर संयोग का नियम भी काम कर सकता है, या फिर जिस भी सब्जेक्ट पर टेस्टिंग को अप्लाई किया जा रहा है, हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट ही उसमें ना हो, उस टॉपिक पर उसका इंटरेस्ट नहीं हो, वो किसी बात से लेकर परेशान हो सकता है, उसके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, उसको अगर इवनिंग में पार्टी पे जाना है तो उसका पूरा फोकस इवनिंग की पार्टी में हो सकता है, तो फिर वहाँ पर वो टेस्टिंग पर ध्यान नहीं देगा, तो वहाँ पर उसके स्कोर्स में अंतर आएगा, डिफरेंसेस आएंगे, उसका स्कोर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग की रिलायबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल एरर होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और ऐसे एरर्स फिज़िकल साइंस में भी होते हैं, नेचुरल साइंसेस में भी होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इस तरह के एरर्स ज़्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है स्थिर चर। यहाँ पर क्या होता है, यह परीक्षण की वैधता से संबंधित त्रुटि होती है जब कोई परीक्षक इच्छित योग्यता का ठीक मापन ना करके आंशिक मापन करता है, तो इस तरह की त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। परीक्षण की वैधता बताती है कि वह किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त है। यदि स्थिर त्रुटियां अधिक हैं तो परीक्षण की वैधता कम होती है, और यदि स्थिर त्रुटियां कम है तो परीक्षण की वैधता अधिक होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये टेस्टिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर कोई रिसर्चर है, अगर वो किसी चीज़ के लिए अगर इंटेलिजेंस टेस्ट को ही अगर वो डेवलप कर रहा है मे बी, और उसने अगर 100 आइटम्स को रखा हुआ है अपनी टेस्टिंग में और उसको वो अप्लाई करके देखना चाह रहा है कि वो सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर जितने सैंपल्स उसको लेने चाहिए वो उतने सैंपल्स पर अप्लाई वो ना करे, कुछ सैंपल्स पर ही अप्लाई करे। या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ पर उसको 2 टेस्टिंग अप्लाई करनी है, अगर वो टेस्टिंग ए और बी के फॉर्म में है, तो ये भी हो सकता है कि जो रिसर्चर है वो ओनली टेस्टिंग ए को ही अप्लाई कर ले और उसी के आधार पर टेस्टिंग बी को भी, पार्ट बी को भी वो जनरलाइज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो मीन्स जब इस तरह के एरर, मीन्स इस तरह का एरर जो होता है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, परफॉर्मिंग से रिलेटेड, किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इससे रिलेटेड इस तरह का एरर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी कमती चली जाती है, और किसी भी टेस्टिंग में स्थिर त्रुटियाँ जितना कम होती हैं उसकी वैलिडिटी उतनी ज़्यादा होती है, और किसी भी टेस्टिंग में जितना अधिक ऐसे एरर्स होते हैं वहाँ पर उसकी वैलिडिटी उतनी ही कम होती है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट है व्याख्यात्मक त्रुटियाँ। यहाँ पर क्या होता है कि जब स्कोर्स को एनालिसिस किया जाता है वहाँ पर इस तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने टेट की बात कही, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट की मैंने बात कही, तो मीन्स यहाँ पे मेनली क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर जो रिस्पॉन्ड होता है सब्जेक्ट का वो सब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पर अगर रिसर्चर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, अगर उसने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया इन चीज़ों का, तो फिर वहाँ पे रिज़ल्ट रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये व्याख्यात्मक एरर इससे ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।